चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के पहले हम बता दें कि हम गौरांग, राजेश और हिमांशु तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू जेंटलमैन। हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मार्केट डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री एमएनएम की बहुत ही शानदार थी, स्टॉक 6% ऊपर हो गया था, वो सब डिस्कस करेंगे। और ब्रेकआउट्स आई थिंक हिमांशु ने बताया था कल, नहीं वो रोहित सिंह ने बताया था कि 18,050 के आसपास की बीटीएसटी बन रहा है निफ्टी में। वो सब चीजें एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। राजेश पलवे हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हिमांशु गुप्ता, गौरांग शाह, तीनों मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। राजेश सर गुड मॉर्निंग। आज आपका एक तो निफ्टी पे जल्दी से व्यू बता दीजिएगा, क्या करना चाहिए क्योंकि गैप के साथ खुलेंगे, गैप डाउन होगा, और फिर अपने शेयर्स, आज के अपने ट्रेडिंग कॉल्स वो भी बताइए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मार्केट में कल हमने देखा कि 18,000 के ऊपर हम क्लोज हुए थे, लेकिन अभी इंडिकेटिव टेक्स्ट दिखा रहे हैं कि हम लोअर साइड पे ऊपर होंगे। लेकिन अगर डेटा की बात करें तो डेटा जिस तरीके से बने हैं अभी तक, उसमें 17,900 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम देखें तो पुट राइटर्स जो है वो 17,900 17,800 की स्ट्राइक पे काफी एक्टिव है। और जिस तरीके से कल के सेशन में भी मार्केट ने 18,000 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करी थी, और ये सीरीज में, ये वीकली सीरीज में हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट अभी प्ले आउट हो रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ से जो डिप मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तो निफ्टी पे व्यू ये रहेगा कि अगर निफ्टी लोअर साइड में ओपन होती है, निफ्टी स्पॉट अगर 17,960 17,950 की रेंज में अगर ओपन होती है तो वहां पे बाय ही करना चाहिए, 17,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के। हमें लगता है कि हायर साइड पे जरूर एक हर्डल बना हुआ है 18,100 के आसपास, तो वहां तक के पुल बैक के लिए जरूर एक ट्रेड किया जा सकता है लॉन्ग साइड का, अगर ये डिप मिलती है 17,960 17,950 की रेंज में। तो 18,100 और 18,150 ये जो एक रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम 18,150 के ऊपर क्रॉस होते हैं तो एक बाइंग साइड में कंफर्ट आते हुए दिखेगा, और फिर इंडेक्स एक अच्छा अपमूव वहां से और दिखा सकता है। तो अभी आज के लिए जो रणनीति रहेगी वो ये रहेगी कि हम डिप में बाय करेंगे 17,900 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो सेटअप बना हुआ है, अगर उसमें हम देखें तो 39,200 300 ये जो जोन है, यहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए नियर टर्म चार्ट के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। तो हमें लगता है अगर 39,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है डिप में, तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस होगा अभी के हिसाब से 39,000 का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम 39,000 के लेवल को नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी वापस एक पुल बैक दिखाता हुआ दिखेगा। हालांकि ऊपर की साइड पे 39,600 650 का जोन जो रहेगा वो एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए रणनीति ये रहेगी, अगर हम आज लोअर साइड में ओपन होते हैं 39,300 200 की जोन में तो बाय करेंगे। 39,000 के स्टॉप लॉस से अप साइड के टारगेट होंगे 39,500 39,650। ठीक है राजेश सर, जल्दी से अपने शेयर्स भी बता दीजिए, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? तो पहला स्टॉक ऑटोमोबाइल पैक से रहेगा और वो रहेगा अशोक लीलैंड। काफी अच्छा एक कंसिस्टेंट अपमूव अशोक लीलैंड में हमने देखा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। तो अशोक लीलैंड बाय करने की सलाह रहेगी 145 के स्टॉप लॉस से। हम ये मान के चल रहे हैं इसमें स्टॉप 164 तक के अपसाइड आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो ऑटोमोबाइल से अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो एक बैंकिंग स्टॉक्स आरबीएल बैंक पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक हालांकि एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन पिछले दिनों में जो एक रिकवरी बनी है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक अब 210 215 के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो और आरबीएल बैंक पे बाय करने की सलाह रहेगी 213 के स्टॉप लॉस से। और जिस तरीके से कल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है, हमें लगता है 232 तक की अपसाइड आरबीएल बैंक पे आते हुए दिख सकती है। तीसरा जो स्टॉक है जहां पे वीकनेस दिख रही है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। उस पर हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे, सेल करने की सलाह देंगे। तो फ्यूचर में हम सजेस्ट करेंगे कि 415 के आसपास कल फ्यूचर क्लोज हुए थे, वहां पे इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 422 का स्टॉप लॉस रखें। और लोअर साइड पे हमें लगता है जिस तरीके से वीकनेस जिंदल स्टील एंड पावर में बनती हुई दिख रही है, ये 405 तक भी लोअर साइड पे यहाँ पे स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। तो वो हमारे लक्ष्य होंगे शॉर्ट करने के। 405 के टारगेट के लिए जिंदल स्टील एंड पावर को शॉर्ट किया जा सकता है।
राइट, एमएनएम की बात करते हैं। एमएनएम में कल 6% की शार्प रैली आई थी कमेंट्री के बाद। रिजल्ट्स तो अच्छे थे ही, रिजल्ट के बाद एक रैली होकर साइडवेज हो गया था स्टॉक, लेकिन जब कमेंट्री आई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ईवी की कमेंट्री, न्यू लॉन्चेस की कमेंट्री एसयूवी में, तब स्टॉक 6% ऊपर हो गया था। अगर हम देखें 4% फाइनली ऊपर भी हुआ था और 900 के आसपास बंद हुआ था। गौरांग, एमएनएम अदरवाइज एक ग्रेट ट्रैक्टर कंपनी है। बाजार का यह मानना है कि शायद वो एसयूवी की रेस में थोड़ा सा पीछे रह गए, कंपेटिटर्स बहुत एक्टिव हो गए, लेकिन एक साल का ग्राफ देखिए तो धीरे धीरे जब से अनीश जी ने कैपिटल एलोकेशन की कॉल को डिस्कस किया है कि कैपिटल एलोकेशन को बेहतर करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें एक स्पंक वापस सा आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नतीजों के पश्चात हमने जो हमारे लक्ष्य थे उसको ऊपर की तरफ खींचा है और 1050 1080 के आसपास एमएनएम का लक्ष्य निर्धारित किया है। और एक टिप्पणी जो काफी उत्साहजनक थी और वो थी कि तीसरी तिमाही में ये जो चिप या फिर सेमीकंडक्टर को लेकर के जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके काफी हद तक दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही जो कदम रखने की बात करी है, उसके लिए जिसे टाटा मोटर ने जेवी किया है उस तरीके का एक जेवी करने की बात करी है। यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवीज, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट से योगदान जिस तरीके से बैलेंस शीट पर आया है तो उसको लेकर के हम काफी संतुष्ट हैं। लेकिन लागत खर्च यानी कि कच्चे माल का जो खर्च होता है आखिरकार एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें जो इजाफे हुए उसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें हमें नजर आई। अगर आने वाले तिमाहियों में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए इस लागत खर्च को ये मैनेज कर पाते हैं सही से, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही उत्साहजनक बात होगी। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र जो कुछ समय से कुछ कारणों को लेकर के दिक्कत में था या कठिनाई परिस्थिति में था, वो दिन अब दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको और हमें तो पता है कि कुछ मॉडल्स को लेकर के ना तो सिर्फ एमएनएम में लेकिन बाकी अन्य कंपनी में किस तरीके से एक लंबी वेटिंग लिस्ट है, खास करके जो नई अवतार में थार महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उतारी है मार्केट में। तो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस देखकर तो मैं बहुत ही ताज्जुब हो गया था कि ऐसे भी करतब आप एसयूवी थार के साथ कर सकते हैं। Four key brands plus a new electric brand, 13 new launches, 8 will be electric, and we think by 2027 we'll be ready for at least 20% of the total UV volumes coming from electric vehicles. On the light commercial vehicle space, we will consolidate our leadership, launch 17 new products by 2026 and 8 new electric vehicles, and we will have 12 LCVs with CNG options. So this is a recap of how we're going to have an exciting light commercial vehicle portfolio as well. On the last mile mobility space, we would continue to strengthen our position. We'll be continue to be number one in the electric three-wheeler space. We expect a penetration of electric of more than 30% by 2025. चलिए आगे चलते हैं। गौरांग, हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एसयूवीज के साथ, न्यू एज एसयूवी का क्या करतब किए जा सकते हैं किसी एक और दिन जब एसयूवी पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तो करतब हो रहे हैं सारे प्राइमरी मार्केट में। रुंजुन जैन निर्मल बांग से हमारे साथ हैं ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरह की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है नायका में, फ्यूचर आउटलुक क्या है नायका का, रिटेल इन्वेस्टर्स जो लकी हैं, एचएनआई जो लकी हैं, क्या उनको टेम्प्टेड होना चाहिए या उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनी बन सकती है। रुंजुन, आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मुझे लगता है ये नायका जो आया है ये एक वन ऑफ इट्स काइंड अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए टू टेक पार्ट इन द ई-कॉमर्स ट्रेड व्हिच वी आर सीइंग। दिस इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच हैज फाउंड अ निश, जिसने एक अपने हिसाब से एक अपना अलग रास्ता देखा है और उसमें वो चल रहे हैं। तो वी बिलीव दिस इज अ वेरी गुड आईपीओ एंड हम लोग नहीं एडवाइस करेंगे कि आप आज पहले दिन ही छोटे से गेम में निकल जाएं, बिकॉज हमें लगता है कि दिस कुड बी अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक और आपको ये रखना चाहिए आगे के बढ़त के लिए।
राइट। और इसके अलावा जो दो और टेक बैक कंपनीज हैं, एक आपके सफायर फूड्स QSR और लेटेंट, उस पर भी आपकी कोई राय है क्या जो अभी चल रहे हैं? जी, सफायर हमें लगता है कि आप देख सकते हैं, बिकॉज ये देवयानी जो इंटरनेशनल कुछ समय पहले एक आया था IPO, उसी के साथ सेम फ्रेंचाइजी है यम ग्रुप का। तो और जो वैल्यूएशन से सफायर आ रहा है विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द लिस्टेड वंस लाइक देवयानी, तो वो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। अर्जुन, एक चीज आपसे और पता करनी थी, क्या पेटीएम को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म? पेटीएम पे एक्चुअली मेरा कोई व्यू नहीं है, पर हमारा ग्रुप आपको बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, बट हमें लगता है कि ये आपको एक IPO प्राइस के पीछे भी मिल सकता है। तो हम लोगों का तो व्यू यही है कि अभी आप उसको सब्सक्राइब मत कीजिए, लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे, बिकॉज जो वैल्यूएशन जिससे पेटीएम आ रहा है वो काफी हाई है। ऑल राइट रुजु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और IPO पर अपना राय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी यहाँ पर राय ले लेते हैं। हिमांशु, आपसे भी समझना चाहेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप कौन से इंपॉर्टेंट स्तर देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपकी तरफ से कौन सी होगी? जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए, अगर मैं पहले निफ्टी की बात करता हूं तो यहाँ पर कल एक जो थोड़ा सा एक डेरिवेटिव फ्रंट में जो एक डेवलपमेंट हुआ, जो थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है, वो ये है कि 18,000 जो कि एक अच्छा बेस यहाँ पर बनकर नकल कर आ रहा था, हमने देखा कि न केवल 18,000 बल्कि 17,900 की पुट राइटिंग में अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई, जिसका मतलब ये है कि जो बाजार सपोर्ट को अच्छी तरह से मानकर चल रहा था, कहीं ना कहीं हो सकता है जो डेरिवेटिव्स के प्लेयर हैं या जो बड़े ऑप्शन राइटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हो सकता है एक बार 17,900 की तरफ या 17,900 के नीचे भी फिसलता हुआ नजर आए। दूसरी साथ ही साथ 18,100, 18,200, 18,300 अक्रॉस द बोर्ड इन सभी स्लाइड्स पर ह्यूज कॉल राइटिंग कल के सेशन में देखने को मिली। अब अगर मैं डेरिवेटिव डेटा के साथ टेक्निकल्स को सेटअप देखता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज खुलने के साथ ही जो एट चैलेंज आएगा वो रहेगा 17,950, 17,960 का जोन, जो कि एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर बाजार इस लेवल को होल्ड करके यहाँ से एक रिबाउंड दिखाता है तो मुझे लगता है कि 18,020, 18,050 पहला एक अपसाइड रेजिस्टेंस होगा, जो कि एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर 17,950 के नीचे बाजार फिसलता है तो मुझे लगता है कि जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो लेवल है जो वॉच करना जरूरी रहेगा वो रहेगा 17,850, 17,860 का जोन, जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल है। क्योंकि पूजा अगर हम देखें जो नवंबर मंथ के लोज से हमने जो 17,600 से एक रिकवरी देखी थी, वो एक टिपिकल जिगजैग करेक्टिव वेव है अभी, और जब तक हम 17,800 के ऊपर 830 के ऊपर बने हुए हैं तब तक मेरा मानना है टेक्निकल सेटअप को देखते हुए कि यहाँ पर अपसाइड में और अभी पॉसिबिलिटीज हैं और इवेंचुअली हम 18,100, 18,200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन सप्लाई की हम 17,830, 850 के नीचे नहीं जाते, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि बाजार किन लेवल्स पर यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिखाने में कामयाब रहता है। और दो बात और ध्यान रखनी पड़ेगी पूजा यहाँ पर कि पहली बात ये कि आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले की दिन है। इस दिन हम यूजुअली देखते हैं कि एक साइड का एक वाइल्ड स्विंग देखने को मिलते हैं और यूजुअली वहां के बाद फिर एक शार्प वन वे रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इकलौता ऐसा स्टॉक होगा जो कि सिंगल हैंडेडली बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस सपोर्ट लेवल पर वो खड़ा है और कल क्लोजिंग आवर्स में जिस तरह की खरीदारी वहां पर आते हुए नजर आई, मुझे लगता है कि ये दो जो फैक्टर्स हैं वो भी वॉच करने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पूजा, तो मुझे लगता है कि BEML एक स्टॉक है जो कि एक काफी साइडवेज कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चले, लगभग 1660 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 1718 रुपए तक के टारगेट्स और 1640 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक ऑटो एंसिलरीज का स्टॉक है भारत फोर्ज। यहाँ पर भी हमने देखा कि स्टॉक एक वीकली चार्ट्स पर एक फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट के लिए तैयार है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट 824 के आसपास आज आपको शायद वीक ओपनिंग के दौरान यहाँ पर मिल जाए, वहां पर खरीदारी करके चलें। 815 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी और 845 और 852 रुपए के 2 टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और फाइनली जो तीसरा बाई रिकमेंडेशन है वो है मुथूट फाइनेंस में। यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट हमने 2 दिन पहले आते हुए देखा, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कल एक साइडवेज मोड में था, पर आज मुझे लगता है आपको 1600 रुपए के आसपास ये स्टॉक, जहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर खरीदारी का मौका आपको स्टॉक में मिल सकता है। तो मुथूट फाइनेंस खरीदारी करके चले 1586 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर 1660 और 1680 रुपए तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो बीईएमएल, भारत फोर्ज और मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी करने की राय को दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों और नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन से रिजल्ट्स कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद? गुड मॉर्निंग पूजा। तो निफ्टी में हम देखें तो पावर ग्रिड के नतीजे आए थे, रेगुलेटेड बिजनेस है और ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आप रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, एबिटा ले लीजिए, एक अच्छी सी ग्रोथ भी थोड़ी सी देखने मिली है। टॉप लाइन में लगभग 10% का जो है ग्रोथ देखने मिला। याद रखिए कि इस साल से जो है आपके जो पावर सेक्टर की जो डिमांड है ओवरऑल ऑल सेक्टर्स में जो इंक्रीज की है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उसके अलावा वायदे बाजार में स्टॉक में फोकस रहेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अच्छे नतीजे आए हैं, रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ मिला। और अगर आप ऑपरेटिंग लॉस देखें या पैट देखें, नेट लॉस देखें, तो ये दोनों रिड्यूस किए हैं और पावर सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। उसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट मेन पैरामीटर्स में लगभग सबके जो है लगभग 25 से लेकर 30% तक एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है और शानदार नतीजे आए हैं। बॉश भी रहेगा फोकस में और इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लगभग 18% का ग्रोथ देखने मिला है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और लगभग 370 करोड़ का जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट देखने मिला है। और ये कंपनी के जो गाइडेंस है स्पेशली सेमीकंडक्टर की जो आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत स्ट्रांग रही है और आगे के लिए एक अच्छी ट्रिगर हो सकती है स्टॉक के लिए। आईजीएल के भी शानदार नतीजे आए थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगभग 22% का इजाफा हुआ और प्रॉफिट में भी 26% का गेन हुआ। हालांकि एक स्टॉक रहेगा एफएनओ स्पेस में जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनके जो नतीजे हैं लगभग थोड़े वीक आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% की कटौती देखने मिली और पैट में भी 41% का डाउनटिक देखने मिला। तो ओवरऑल मिले जुले नतीजे थे ब्रॉडर मार्केट्स में और कुछ अच्छे सरप्राइजेस भी देखने मिले, स्पेशली आपके ऑयल एंड गैस कंपनीज में लेके। शरद, स्टे विद अस, लौट के आएंगे। 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स एंड न्यूज पर डिस्कशन करेंगे शरद के साथ और रिएक्शन लेंगे अपने गेस्ट के साथ भी। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश पलविया, गौरांग शाह और साथ ही हिमांशु गुप्ता बने हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि आज बाजार के अंदर हमको करना क्या चाहिए। कुछ एक अलग अलग शेयर्स पे खबरें भी हैं। विप्रो पे भी एक खबर आई है क्योंकि आईटी के अंदर हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिल जाए कि इन्होंने एक कंपनी के साथ एक करार किया है ड्रिवेंट्स के लिए। विप्रो पे एक बार आपका व्यू पॉइंट क्या है हिमांशु? जरा जल्दी से चार्ट चेक कीजिए। तो दीपी जी देखिए, विप्रो अपनी एक सपोर्ट जोन के आसपास है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल साइडवेज मोड में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 648, 650 एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और हो सकता है जैसा आपने कहा कि आईटी सेक्टर आज क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स वीक रह सकते हैं तो आईटी एक स्ट्रेंथ बाजार को दिखाता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि विप्रो में यहाँ पर 650 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 668 और 675 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिन्होंने बीटेल टेक के साथ एक करार भी किया। कल मैनेजमेंट भी हमारे साथ थी, एक्सपेंशन की बात कर ही रहे थे। देखिए आज खबर भी आ गई है। गौरांग, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे? देखिए, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है ये और बैलेंस शीट और कारोबार को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उसके साथ साथ बहुत ही सक्षम मैनेजमेंट। एक चीज जो पिछले 1.5 साल या 18 महीने में उभर करके आई वो ये है कि जो पूरे विश्व भर में चाइना +1 पॉलिसी ने अपनाया है तो वहां पर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भारत के साथ साथ बाकी कुछ अन्य देश है जिनको फायदा मिलेगा और वहां पर स्थापित जो कंपनी है जो ये चाइना +1 पॉलिसी का लाभ उठा सकती है उनको भी मिलेगा। और उनमें से हमारी सोच समझ ये कहती है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आपका निवेश है तो बनाए रखे, अगर नहीं है
तो गिरावट पर खरीदारी की सोच सकते हैं आप। आनंद राठी के चेयरमैन आनंद राठी जी से भी बात की थी मार्केट पे। काफी बड़े और बहुत पुराने मार्केट पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर रहे, आइए उनकी राय भी जान लेते हैं। ठीक है, तेजी मंदी के दौर तो चलते रहते हैं। इस बार जो दौर आया तेजी का, वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा लॉन्ग बुल रन लगता है मुझे। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत तेजी से वाली मार्केट बढ़ेगा, पर बुल रन मतलब मार्केट तेजी में ही रहेगा, क्योंकि कई फैक्टर्स अगर देखें ना, कई मेजर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया में जो जितने पहले रिफॉर्म्स हुए उनका इफेक्ट आ रहा है। एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ रही है, लिक्विडिटी मार्केट्स में बहुत फैली हुई है, और चाइना का एक कारण से भारत के लिए एक अच्छा मौका है अपने एक्सपोर्ट्स और दूसरे बिजनेस बढ़ाने का। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है इस बार जो चला, इसलिए पिछले 4-5 साल में बहुत तेजी नहीं आई थी, एक साल में मतलब नीचे जाके फिर तेजी आई। तो ये मुझे लगता है कि ये तेजी जो है साइडवेज में थोड़ा रिएक्शन आगे पीछे होकर लॉन्ग टर्म तेजी का माहौल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म तेजी का माहौल रहेगा। गौरांग, आपको लगता है कि देखिए बाजार बढ़ गया है, सबको पता है, मिड कैप्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, लेकिन जिस हिसाब से क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आ रही हैं, देयर इज अ वेरी डिसेंट केस, मैं बहुत अग्रेसिव केस नहीं कहूंगा और बहुत पेसिमिस्टिक भी नहीं, बट डिसेंट केस है कि 15 से 18% कैगर ग्रोथ 3 से 4 साल, अगर आप एक अच्छा बास्केट लेके चले, लार्ज कैप, मिड कैप, न्यू एज, ये सब बना के, तो आराम से 15 से 18% का पोर्टफोलियो लेवल का कैगर बन सकता है। तो आप 15 या 18% की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव 10 या 15% की मैं बात करूंगा, लेकिन उस स्तर के आधार पे भी अगर आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो 3 साल में आप कंपाउंडिंग देख लीजिए अजय, आप कितना हो जाएगा, और 5 साल में तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सेंसेक्स, निफ्टी और जो भी अच्छे मजबूत दिग्गज सक्षम मैनेजमेंट वाली कंपनियों में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा कितने बार मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये एक सोच और विचारधारा है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और शेयर बाजार ने पिछले 15, 20, 25 सालों में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है कंपेयर टू बाकी अन्य जो एसेट क्लासेस है वहां पर। और बाजार के 2 पहलू या 2 चेहरे होते हैं, एक है नीचे आना, दूसरा है नीचे आकर के संभलना और ऊपर जाना। और विश्व भर में अगर आप देखने जाए तो कोई भी बाजार ऐसा नहीं है जहां पर इस तरीके की रुझान आपको नहीं दिखेंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए अजय आपको कि आप 62,200 की ऊंचाई छू करके आए सेंसेक्स पर, 18,600 की ऊंचाई आपने निफ्टी पर छुई है। तो इस स्तर के आधार पर आंकड़ों में आपको शायद करेक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बहुत ही मामूली सा करेक्शन लगेगा। राइट, देखिए बाजार भी खैर हालांकि अभी तो 9.5 9.6 तक मालूम चलता है एग्जैक्टली कहां सेटल होता है, लेकिन वो जो डरावना कट 8 बजे दिख रहा था 130 पॉइंट का नीचे निफ्टी पे, एसजीएक्स निफ्टी पे, उस तरह जैसी सीन तो नहीं डेवलप हो रही है, लग रही है पूजा, जैसा हमने सुबह डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए पूजा से हम वो सब डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद, लेकिन अभी निकुंज की राय ले लेते हैं कि निकुंज ने जितने भी मार्केट में स्टॉक से न्यूज आए हैं, इंडिकेटर्स आए, उन सबको किस तरह से एनालाइज किया है और शॉर्ट टर्म में क्या कॉल ले रहे हैं। निकुंज बताइए अपनी राय। मार्केट एक बेहतरीन रूप से डिफरेंशिएट कर रहा है और उन कंपनियों को डिफरेंशिएट कर रहा है जहां पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा और अच्छे दिखते हैं। आप फार्मा की बात करें, फार्मा में ग्रोथ नहीं आ रही है, फार्मा में तेजी नहीं आ रही है। अब मेटल्स की बात करें, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरे हैं, मेटल के स्टॉक्स में कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हल्की मंदी आ रही है। सीमेंट, जिसमें फ्यूल प्राइस कट के बाद और जिसके अंदर पेट कोक के कीमतों में गिरावट के बाद काफी उन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस समय स्टॉक स्पेसिफिक मूड काफी ऑब्वियस है और एक अच्छी बात है, बिकॉज एक पूर्ण रूप से मार्केट की जो री रेटिंग है पी मल्टीपल को लेकर के या फिर एक ग्लोबल पोजीशनिंग को लेकर के, वह मेरे हिसाब से हो चुकी है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा वह यह है अजय कि एक समय होता था कि जो एफआई करता था वही भारत के शेयर बाजार का रुख डिटरमिन करते थे। अगर एफआई बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे जाता था, एफआई खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाता था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है।
बिल्कुल। तो ये हमने आपको सुबह बाजार के बारे में बताया था और इस वक्त देखिए उन्हीं लाइंस के आसपास इस वक्त जो ओपनिंग है वो होते हुए दिखाई दे रही है। प्री ओपन एक्शन जो शुरुआती हमें मिल रहा है वो हम आपको बता देते हैं। सेंसेक्स 60,400 के आसपास टिकने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। निफ्टी 50 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है, 18,000 के नीचे दिखाई दे रहा है इस वक्त निफ्टी, और सेंसेक्स भी 60,400 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। शुरुआती एक्शन जो दिख रहा है वो M&M में काफी स्ट्रॉन्ग है, 2% ऊपर यहाँ पर M&M दिखाई दे रहा है। भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिंसर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर लूजिंग साइड पे बात करें तो कमजोरी आज ग्रासिम दिखा रहा है, SBI लाइफ और कुछ FMCG काउंटर हैं चुनिंदा, और सीमेंट स्पेस जो कि आज लाल निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये शुरुआती एक्शन है, एक बार मार्केट को सेटल होने देते हैं, फिर हम आगे भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन बजाज ऑटो पर फोकस कर लेते हैं और बजाज ऑटो की इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतरने की अब पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। ET Now स्वदेश को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कंपनी की EV के लिए फंड जुटाने की भी योजना है। पूरी खबर भी है हमारे पास और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जब राजीव बजाज ने कहा था कि उनको हल्के में ना लिया जाए तो उनके पास पुख्ता प्लान्स हैं इस समय जिनकी वजह से उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यही हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों के द्वारा कि कंपनी आकुर्डी में जो प्लांट डालने जा रही है उसकी कैपेसिटी 3 लाख पर एनम है। और जब आप 3 लाख पर एनम की कैपेसिटी डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी केवल चेतक बेचेगी। इसका अर्थ ये है, और सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कंपनी चेतक के बाद एक और प्रोडक्ट अगले साल लाने वाली है। मोटरसाइकिल होगी या स्कूटर होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता अभी, लेकिन एक और प्रोडक्ट बजाज की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आएगा। उसके बाद इस समय जो कंपनी का चेतक है उसमें जो मोटर लगी है, उसमें जो चार्जर लगा है वो बॉश से आता है। कंपनी इन खर्चों को काटना चाहती है और इसीलिए कंपनी ने अपनी R&D में अपना खुद का मोटर और अपने खुद के चार्जर को डिजाइन कर लिया है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ना, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोटर, बैटरी, चार्जर। अब बैटरी तो इस समय जो बैटरी सेल्स है स्पेशली वो तो बाहर से ही आते हैं, लेकिन जो मोटर है, जो चार्जर है, ये सारी चीजें हैं अब बजाज खुद बनाने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उनको ARAI सर्टिफिकेशन आ जाएगा और कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइसेस में, जो मार्जिन में उनको फायदा मिलेगा चेतक के, जब प्राइस काफी आगे है वो कम भी हो सकते हैं, और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो काफी कम दाम पे लॉन्च हो सकते हैं। जो एज जिसकी भावेश अग्रवाल लगातार बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, वो बजाज ऑटो को मिलेगी। और इन सब के साथ साथ कंपनी फंड रेज के बारे में सोच रही है। अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कंपनी EV यूनिट के लिए पैसा जुटाने को देख सकती है और वो एक्सप्लोर कर रही है अभी कई सारे PE ऑप्शंस। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट एक्सक्लूसिव स्टोरी उत्कर्ष। M&M भी अपने EV बिजनेस में फंड रेजिंग की बातचीत कर रही है। ऑलरेडी हमने कल देखा कि सॉरी, बजाज ऑटो भी बात कर रही है। M&M ऑलरेडी कल देखा 4-5% ऊपर चल गया था। वही EV रिलेटेड बिग लॉन्चेस एंड वैल्यू अनलॉकिंग, TVS मोटर्स की खबरें आई थी जो उन्होंने रिफ्यूट की, लेकिन स्टॉक एक्टिव था। और TPG के साथ टाटा मोटर्स ने सबसे पहले ऑलरेडी डील एग्जीक्यूट कर दी है वैल्यू अनलॉकिंग की। $10 बिलियन की उनका EV आर्म का बेस वैल्यूएशन ऑलरेडी बन गया है। बाजार की नजर रहेगी कि किस तरह के वैल्यूएशन दूसरी कंपनी के EV आर्म्स को मिल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है देखने लायक। लेकिन एक बात और है, 2 स्टॉक्स आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रुप इनफैक्ट का पूरा ग्रुप ही फोकस में रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहां पे सक्सेशन के बारे में, ओनरशिप पैटर्न्स के बारे में काफी ज्यादा एक कंसेंसस फैमिली में बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज में होता है, यहाँ थोड़े इश्यूज डेवलप हो गए थे और अब सुनने में आया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक तरह का सहमति बन गई है पूरी फैमिली में किस तरह से डिवीजन होगा। इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी और विवेक अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जैक्टली क्या किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और किस तरह का डिवीजन हो रहा है, ये बारे में बात करने के लिए। विवेक, बताइए। पूरा आइनॉक्स ग्रुप आज फोकस में रहेगा। ये पूरे ग्रुप का बंटवारा हो चुका है और ये काफी समय से एक्सपेक्टेड था कि ये जो बंटवारा होना है वो होना चाहिए था। तो एक बहुत अच्छी खबर आई है कंपनीज के द्वारा, उनको सब अप्रूवल्स आ चुके हैं, ऑल अप्रूवल्स आर इन प्लेस एंड कंपनी ने एकदम पीसफुल तरीके से फैमिली सेटलमेंट करके उनका बिजनेसेस को बंटवारा किया है। अगर आप देखेंगे तो करंटली जो ग्रुप के पेट्रियार्क है देवेंद्र कुमार जैन, जो ऑलमोस्ट 92 इयर्स ओल्ड है,
उन्होंने ये पर्टिकुलर बंटवारे पे साइन ऑफ किया है। उनके 2 बेटे हैं और ये दोनों बेटे के बीच में उनके जो बिजनेसेस है वो सब डिवाइड कर चुके हैं। तो उनका पहला बेटा जो है पवन जैन, जो अभी करेंटली 70 साल के हैं, उनको 3 बिजनेस मिला है। तीनों बिजनेसेस है आइनॉक्स लीजर, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स एंड आइनॉक्स इंडिया। और उनके जो छोटे भाई है वो विवेक जैन, उनको गुजरात फ्लोरोकेम, आइनॉक्स विंड एंड आइनॉक्स विंड एनर्जी मिल चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर बिजनेसेस जो है, स्पेशली आइनॉक्स लीजर, ये बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस में है। ये थिएटर्स चलाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड एंड इंजीनियर्ड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर, ये वो बिजनेस में है और वो काफी एक्टिव था कोविड के समय में। वाइल दूसरा भाई का अगर आप देखेंगे, उनको पूरा फ्लोरोकेमिकल बिजनेस मिला है, एज वेल एज उनको जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है आइनॉक्स विंड, वो बिजनेस भी मिला है। ये एक बड़ा सा ओवरहैंड निकल चुका है स्टॉक से और इंटरेस्टिंग रहेगा आगे चल के क्या ये कंपनीज अपने होल्डिंग कंपनी से मर्ज करेंगे, ये देखना भी जरूरी है। बट एक काफी बड़ा ओवरहैंड निकला और ये काफी बड़ा न्यूज है पूरा आइनॉक्स ग्रुप के लिए। तो अहम खबरें भी आपको मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको ट्रेड भी मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए। 2 अहम खबरों की अभी हमने चर्चा की है। पहला है एक तो बजाज जो कि ई व्हीकल्स के अंदर तेजी से बढ़ेगा और दूसरा आईएनएक्स को लेकर है। तो पहले बजाज से शुरू करते हैं। हिमांशु जरा जल्दी से इसके चार्ट देख लीजिए। बजाज ऑटो के अंदर आज क्या करना चाहिए, खबर आ चुकी है। आई थिंक बिल्कुल जी, ये स्टॉक किसी एक ऐसे ही न्यूज का वेट कर रहा है। काफी समय से हमने देखा है कि 3650 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट स्टॉक्स ने लिए हैं, लेकिन जो अपसाइड में जो ब्रेकआउट के लिए थर्स्ट चाहिए शायद वो मिसिंग था। अब मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 3850 के ऊपर निकलकर सेटल होता है आज या कल में इस न्यूज के बाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सस्टेन्ड तेजी की शुरुआत हो सकती है। और आपको इसको ना केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बल्कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड है 80-100 पॉइंट का डाउन साइड में, और अपसाइड काफी हद तक यहाँ पर खुली हुई है, क्योंकि 4000-4200 तक के भी लेवल्स आपको आने वाले समय में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज के जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें M&M शामिल है। M&M राजेश जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप जिनके पास कल का सौदा है आज सुबह बेचे या फिर अभी कैरी करें, अभी और चल सकता है। M&M 905। जी देखिए, स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। स्टॉक में जिस जगह से रिवर्सल हुआ था 840-850 ये अच्छा सपोर्ट जोन था। अब ये स्टॉक 900 जो कि एक हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन का वॉल बना हुआ था उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में अगर ये 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए बिल्कुल दिखना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि 900 के स्ट्राइक पे काफी बड़ा कॉल राइटर्स का कॉन्सेंट्रेशन है। आज वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब हायर साइड पे 885 के आसपास ले आए। हमें लगता है ये 900 के ऊपर सस्टेन होगा तो नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है इसका वो आना चाहिए 930 से 940 की तरफ। गौरांग, आपने विवेक की रिपोर्ट सुनी आपने, जो आइनॉक्स ग्रुप में जिस तरीके से एक तरह से सक्सेशन प्लानिंग और बहुत ही पीसफुल तरीके से देखिए फाल्गुनी नायर जी सबसे हाथ मिला रही हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, किस लेवल के आईपीओ से सक्सेस करना अपने आप में। इज दैट अ एक्ट्रेस? अगर मुझे सही देख रहा हूं मैं, शायद कटरीना कैफ नजर आ रही हैं। ऑफ कोर्स ये आईपीओ जिस फील्ड में है तो इस तरह के यूजर्स और ब्रांड एम्बेसडर, यस दैट इज कटरीना कैफ, जो एनएससी पे या बीएससी पे के वहाँ पे हैं और बड़ी ओपनिंग होने वाली है। लेकिन हम बात कर रहे थे गौरांग से आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। वहाँ के पेट्रियार्क ने बच्चों के साथ बैठ के सक्सेशन प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर डिवीजन हो गया बहुत पीसफुल वे में। गौरांग, आपका व्यू, आप ये पूरा स्पेस देखते आए हैं? नजर भी डाली है, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर कोई कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप से नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा अजय कि जब परिवार में इस तरीके की हरकत होती है तो बेहतर यही होता है कि परिवारजन आपस में बैठ करके सबकी सहमति के अनुसार इसको सुलझाए, बुद्धि को सुलझा दे, क्योंकि ये कंपनी के भविष्य के लिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए और शेयर धारक जो है उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात होती है। तो अच्छा है कि मामला सुलझता हुआ नजर आता है। चलिए, आज इतना ईवी के बारे में बातचीत हो रही है तो हमने आज अपने स्वदेश हीरो में भी चुने हैं ओला इलेक्ट्रिक के सीएमओ वरुण दुबे।
वरुण जी, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, एक छोटा सा बैकग्राउंड कंपनी के बारे में। गाड़ी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ओला है ना। बस ओला ऐप पर टच कीजिए और गाड़ी लेकर ड्राइवर हाजिर। कुछ ऐसा ही है ओला का अंदाज, जो बाइक, टैक्सी, ऑटो, कैब जैसी कई सर्विस मुहैया करा रही है। ओला भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है और दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनियों में से एक, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के 250 से ज्यादा शहरों में सर्विस देती है। करीब 15 लाख से ज्यादा ड्राइवर ओला से जुड़े हैं। साल 2010 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर ओला की स्थापना की थी और आज वही ओला हर साल 100 करोड़ से ज्यादा राइड मुहैया कराती है। करीब 50% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है और इसलिए हमने चुना है ओला को आज का स्वदेश हीरो। बिल्कुल। और वरुण, आज बेल बजाकर आज के मार्केट की स्टार्ट करिए। चलिए, तो शुरुआत हो चुकी है बाजार की और कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिल रही है। 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त सेंसेक्स में है और निफ्टी 18,000 के नीचे खुला है। 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट है और 300 अंकों से ज्यादा की जो कमजोरी है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो लगभग हर एक शेयर के बदले जो 2 शेयर्स है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो कमजोर बाजार में भी हम M&M को सुबह से बात कर रहे थे स्टॉक पर, और देखिए 2% की मजबूती M&M के स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स देखेंगे तो वो आधा % की मजबूती ही दिखा रहे हैं। ONGC, BPCL, HDFC लाइफ और नेस्ले यहाँ पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कमजोर साइड पर बात करें निफ्टी की गिरने वाले शेयरों में तो आज सबसे ज्यादा कमजोरी हिंडाल्को में देखने को मिल रही है। हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे है। HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, आज जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा दबाव बना रहे हैं। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वो एक्सिस बैंक देखिए और कोटक महिंद्रा बैंक में भी यहाँ पर इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। बाकी सारे सेक्टर स्पेसिफिक पर अगर इंडाइसेस पर हम नजर डालेंगे तो आज जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहा है इस वक्त वो देखिए IT आज काफी ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। IT पैक कमजोरी है। इसके अलावा रियल्टी, सरकारी बैंक में कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स भी देखिए 0.5% की कमजोरी के साथ इस पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं हल्की मजबूती जो दिख रही है वो फार्मा और ऑयल एंड गैस में दिख रही है इंडेक्सेस में, जो कि हरे निशान में है। इंडिया विक्स 1.5% मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है। निफ्टी आज नंबर्स भी आए हैं, जिन नंबर्स का रिएक्शन स्ट्रांग था उनके शेयर्स का रिएक्शन भी स्ट्रांग है। रेडिंगटन जिसके नंबर्स अच्छे आए हैं, आज शेयर 8% ऊपर। HEG कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई, 6.5% ऊपर है। और शरद दुबे ये भी बता रहे थे कि जो ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोड्स के दाम हैं वो भी काफ़ी अच्छे से फिर से बढ़ रहे हैं, 6% ऊपर। गुजरात फ्लोरो ये आज ऊपर आया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये करीब 2 से 2.5% ऊपर है। मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आज मजबूती है। कन्ना मेटल्स के नाम से एक जुड़ी हुई कंपनी है, 5-5.5% इसके अंदर मजबूती हमको आज देखने को मिल रही है। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर ये भी आज हरे निशान में है। और ग्रेफाइट इंडिया जो कि HEG चलेगा तो ग्रेफाइट भी चलेगा, वो भी चल रहा है आज 3% ये भी ऊपर है। मिड कैप में जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वह प्रिंस पाइप, एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है, 3-4 दिन से चल रहा था, आज 4% नीचे है। बॉश के भी नंबर्स के बाद आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 3-3.5% ये भी नीचे आ गया। सेंचुरी प्लाई के शेयर में भी आज करीब 1 से 1.5% की गिरावट हमको देखने को मिली है। आज जो निफ्टी के अलावा जो 50 शेयर्स है ना जहां पर आज स्ट्रेंथ है उसमें अरबिंदो फार्मा है, ये नंबर्स के बाद बैक टू बैक चल रहा है। बायोकॉन पे चल रहा है, पिरामिल एंटरप्राइजेज पे चल रहा है, ल्यूपिन पे चल रहा है। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर थोड़े चल रहे हैं। हिमांशु जरा चेक कीजिए जरा अरबिंदो फार्मा और बायोकॉन दोनों में से क्या लेना चाहिए। शुरुआती आंकड़े दोनों के ठीक हैं, आज बाजार गिर रहा है तो जो हेज वाला सेगमेंट होता है ना टिपिकली IT एंड फार्मा आज थोड़ा एक्टिव हो गया। अरबिंदो और बायोकॉन में से बताइए क्या करना है। तो डिफिकल्ट बायोकॉन खरीदने की जो मेरी सलाह रहेगी वो रहेगी, अगर ये स्टॉक 352-353 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक शार्प ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर खरीदारी की सलाह है।
जहां तक औरोबिंदो फार्मा का सवाल है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह के ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आए हैं नंबर्स के बाद, तो यहाँ पर एक रिकवरी जरूर अटेम्प्ट हो सकती है और स्टॉक वैसे भी काफी ओवरसोल्ड है। तो 675 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। लेकिन अगर आपको फार्मा स्टॉक खरीदना है तो मुझे लगता है कि पीरामल एंटरप्राइजेस आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलें। 2800 के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ सकता है। 2780 के स्टॉप लॉस के साथ 2850 और 2890 रुपए के दो टारगेट्स के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस मेरी तरफ से प्रेफर्ड बाय रहेगा। ठीक है राजेश जी, आज आपकी लिस्ट में था मुथूट फाइनेंस। ये मुथूट फाइनेंस जो है खुल रहा है 1636-37 पे चल रहा है, आधा % ऊपर है। अभी भी ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, अभी प्लस किया जा सकता है। आपके आज लिस्ट में था ये मुथूट फाइनेंस। डिम्पी जी, मुथ्थू फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस ये दोनों स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ, और जिस तरीके से मुथ्थू फाइनेंस का सेटअप है बिल्कुल इस पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है, और मन्नापुरम फाइनेंस भी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है मुथ्थू फाइनेंस में जिस तरीके से ब्रेकआउट हमने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिले थे, करीब जो हुआ था 1610 के ऊपर, अब ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो 1610 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगता है कि ये जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है डिस्पाइट ऑफ वोलेटिलिटी इन मार्केट, तो हमें लगता है ये स्टॉक में 1690 से 1710 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो 1610 के स्टॉप लॉस से मुथ्थू फाइनेंस में बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय मुथूट फाइनेंस में आपको दे दी गई है। गौरांग, आपसे सवाल होगा, सुबह हम चर्चा कर रहे थे आइनॉक्स ग्रुप के स्टॉक पर, यहाँ पर कुछ कारोबार का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे सकता है, बाकी सब पे तो नहीं, लेकिन अगर गुजरात फ्लोरो के स्टॉक को अगर देखेंगे तो वहां पर 3% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। इस ग्रुप के शेयरों पे आपका क्या व्यू बन रहा है, ये जो खबर आ रही है उसके चलते? तो पूजा, जब कभी भी परिवार को लेकर के ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि परिवार के सदस्य बैठ करके जो एक उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझा दे, ताकि उस कंपनी का भविष्य, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य और उसके साथ साथ जो शेयर धारक है उनका निवेश के ऊपर जो नकारात्मक परिस्थिति बनी थी वो दूर हो जाए। और इतिहास भी गवाह है कि कुछ समय से नतीजे को लेकर के सिलसिला काफी बेहतर चल रहा था गुजरात फ्लोरो का, लेकिन ये जो परिवार में गुत्थी सुलझने की बात आई है और कुछ समझौते की बात आई है, मेरे ख्याल से इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के इस परिवार से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां वो हरकत में रह सकती है। बिल्कुल, तो ये राय आपको दे दी गई है स्टॉक में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर की एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए दो कंपनियां HEG और ग्रेफाइट जो लेड कारोबार में है, वहां पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। HEG 8% ऊपर है और ग्रेफाइट में 6% तक की तेजी है। अमूमन हम देखते हैं कि दोनों कंपनियों में जो मोमेंटम है वो एक साथ ही चलता है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, दोनों स्टॉक्स पर व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? तो पूजा जी देखिए, HEG में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम डेली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से और अपसाइड यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है इस रिवर्सल के जो देखने को मिल रहे हैं वो आना चाहिए करीब 2280 से 2300 तक की अपसाइड HEG में आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 2180 के आसपास, और टारगेट होंगे 2300 तक के, ये होंगे ट्रेडिंग टारगेट। और ग्रेफाइट की भी बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ग्रेफाइट में अब देखें जिस तरीके से मोमेंटम बना है ये स्टॉक में, हमें लगता है इमीडिएट जो अपसाइड आते हुए दिख सकती है वो आएगी करीब इसमें 570-575 के जोन में। तो यहाँ से और 5% के आसपास का अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 538 के आसपास, टारगेट होंगे 575 तक। ओके,
ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है HEG और ग्रेफाइट दोनों पर ही। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के साथ बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ICICI प्रूडेंशियल AMC के PMS और AIF इन्वेस्टमेंट हेड आनंद शाह। आप बने रहिए हमारे साथ। राइट, बाजार ने एक्चुअली खुला माइनर फ्लैटिश था, बट उसके बाद थोड़ी सी नॉक ले लिए, लेकिन बाजार विल डू इट्स ओन थिंग्स। हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केट के प्रैक्टिशनर्स इस समय अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, और ऐसे ही एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेम आज हमें हमारे साथ बात कर रहे हैं आनंद शाह, प्रूडेंशियल ICICI AMC के AIF और PMS बिजनेस को भी हेड करते हैं, CIO हैं वहां पे, और ऑफ कोर्स have been around for a long time. आनंद, गुड मॉर्निंग, और ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, मैं समझता हूं कि आपका जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, और उसके अंदर वैल्यूएशंस एक पार्ट है, मैनेजमेंट क्वालिटी एक पार्ट है, और बिजनेस मॉडल एक पार्ट है। और हम लोग ज्यादातर मार्केट कमेंटेटर्स और मार्केट के पार्टिसिपेंट, ऑल ऑफ अस आर इक्वली गिल्टी। हम लोग सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सबसे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं सिर्फ वैल्यूएशन पार्ट पे। सो आई विल एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन विद यू टुडे कि आप अपने फ्रेमवर्क को किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इसके इंटरप्लेस भी हैं। हो सकता है वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन बिजनेस ठीक ना हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो बट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव ना हो, जैसे कि नायका की या बहुत सारे न्यू एज बिजनेसेस की बात हो रही है। तो अभी आप बताइए, आप अपने इस तीनों पिलर्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? इंडेड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। आपने बहुत सही बताया, तीनों चीजें मायने रखती है, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। बट तकरीबन जब हम वैल्यूएशन से शुरू करते हैं, काफी टाइम वो वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम जनरली वीक बिजनेसेस काफी सस्ते होते हैं, और वो हम वीक बिजनेसेस में एंटर करते हैं जो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो हमारा जो स्टाइल है और या हमारा जो देखने का रवैया है, हम बिजनेस से शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन से बिजनेसेस है जो ग्रो कर सकते। ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्विटी। कौन से बिजनेसेस है जहाँ पे सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है, कौन से बिजनेसेस है जो सेक्टर से भी बेटर ग्रो कर सकते, जैसे कि उनके मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ is important in equity investing, and that's why we keep on looking for कौन से इंडियन कंज्यूमर क्या नई चीज कंज्यूम कर रहा है, या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कौन से नए मार्केट एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट्स में भी गेन कर सकते हैं मार्केट शेयर। सो इस तरह से हम सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए माहौल ठीक है, उनका ग्रोथ ठीक है। देन विद इन दैट वी आइडेंटिफाई कंपनीज विच कैन ग्रो फास्टर। सो ये पहला पॉइंट हो गया विद इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं, जो राइट टू विन बोलते हैं, या उसको हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। हर एक बिजनेस जो हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि डज ही हैव अ राइट टू विन, उसके पास कोई एडवांटेज है, कोई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिससे डिफिकल्ट टाइम्स में इट कैन सर्वाइव एंड इन गुड टाइम्स इट कैन ग्रो फास्टर देन द सेक्टर। आई हैव टू गिव एन एग्जांपल। कौन सी कंपनी है जो सबसे सस्ता आयरन और स्टील बना सकता है, या हिंदुस्तान जिंक जैसे कि सबसे सस्ता जिंक बना सकता है। सो दैट इज वन एडवांटेज। अदर एडवांटेज, जैसे काफी FMCG कंपनीज के ब्रांड होते हैं, ब्रांड अपने आप में एक राइट टू विन होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल मोट, दैट इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल कॉम्पिटिशन। और लास्टली विद इन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब सेक्टर कंसोलिडेट होता है, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सेक्टर रिड्यूसेस, तब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। और जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज इन द सेक्टर, मींस कि नए पार्टिसिपेंट्स वो बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, मींस बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या काफी अट्रैक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, तो जनरली वो फ्रेगमेंटेशन में पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा नुकसान होता है। तो ये तीनों चीजों को मायने करके हम बोलते हैं नहीं ये बिजनेस अच्छा है। वंस वी लाइक द बिजनेस देन वी गो टू मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफी काम होता है, काफी एक्सपीरियंस, हम काफी इंटरेक्शन करते हैं,
And then once we like the business and management, when valuation we come to and saying what is the price we are paying for such a good business and a good management. So वो भी important है. As you rightly said कि काफी अच्छे business are so expensive कि investors के लिए शायद पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है. So I think valuation is last but not the least in that sense कि valuation पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अच्छी चीज खरीद रहे हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है या कितनी रीजनेबली प्राइस्ड है. सो वी जनरली लुक फॉर अ रीजनेबली प्राइस्ड. ये सही है कि अच्छे बिजनेस और अच्छे मैनेजमेंट चीप तो नहीं मिलेंगे, बट इफ दे आर रीजनेबली प्राइस्ड देन आई थिंक इट्स गुड टू गो. आनंद, आपने काफ़ी अहम बात बताई है बहुत ही आसान शब्दों में ताकि हमको अच्छे से समझ में भी आ पाए. अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा और आगे हो रहा हूँ, थोड़ा ग्रीडी भी हो रहा हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि कहाँ पर अभी भी आपको वैल्यूएशंस अच्छी दिख रही हैं. क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की सब लोग चर्चा करते हैं जब वो शेयर खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ, ये बात हो रही है अभी सब जो करते हैं थोड़ा बहुत बात. तो कहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा खिंची हुई दिख रही है, यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं, वो आप दोनों सेगमेंट चाहें तो आप बता सकते हैं. आई थिंक फोकस शुड बी ऑन अर्निंग्स. हमारा पूरा फोकस है कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का पॉसिबिलिटी अभी भी है, और वहां पे हम काफी कोई कंपनी सेक्टर्स देखते हैं जो तकरीबन 3-4 साल से अंडर काफी स्ट्रेस है. आप देखेंगे तो 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, तब से लेके 2018 तक हर एक बैंक्स का काफी प्रोविजनिंग हो गया. दे हैव रिकॉग्नाइज्ड लॉट ऑफ एनपीए and to that extent for till 2018 they kept on providing, and then 2019 का slowdown हो गया, वहां पे भी provisions बढ़ गया. Then 2020 and 2021 was COVID wave 1 and COVID wave 2. So as we see today banking sector पिछले 5-6-7 साल से काफी स्ट्रेस में रहा है. पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू की वजह से जहां पे पिछले साल काफी सालों के एनपीएज रिकॉग्नाइज हो गए, बट सब्सिक्वेंटली एनवायरमेंट वाज आल्सो टफ. जब एनबीएफसी क्राइसिस हुआ उसके बाद कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया, एंड नाउ मोर रिसेंटली कोविड की वजह से काफी स्ट्रेस है इन द बुक. आई थिंक यहाँ पे इफ वी बिलीव एंड दैट इज दैट पोस्ट द वैक्सीनेशन थिंग्स विल स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मलाइज, और तकरीबन हर बिजनेस नॉर्मल लेवल पे जाएंगे और अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे. मेरा मानना है कि बैंक्स में रिकवरीज के स्कोप काफी ज्यादा है और इंक्रीमेंटल एनपीएस के स्कोप काफी कम. Combination of a lower incremental NPA and recoveries from the past recognized NPA, पीछे जो हमने पिछले 7 साल में NPA रिकॉग्नाइज किए वहां से जो रिकवरी होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से बैंक्स पे क्रेडिट कॉस्ट तकरीबन नेक्स्ट 2-3-4 साल 2 से 4 साल तक काफी कम रहेंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिट ग्रोथ रेट इन बैंकिंग सेक्टर विल बी गुड. सो मैं मानता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में फ्रॉम द बॉटम इन मार्च 2020 मार्केट काफी रिकवर हो चुका है, एंड बैंकिंग सेक्टर थोड़ा पीछे से बट वो भी रिकवर हुआ है. मेरा मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटी एंड द आरओई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन बैंक्स लुक्स फेयरली कंफर्टेबल, एंड टू दैट एक्सटेंट वो एक सेक्टर हमें फेयरली वैल्यूड लग रहा है. सस्ता नहीं है बट फेयरली वैल्यूड है. फर्दर अगर हम देखेंगे एक बड़ा सेगमेंट है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेते हैं, मेटल्स माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, engineering goods, auto ancillaries. ये segment of the market is also significantly stressed. पिछले 10-15 साल में चाइना की जिस तरह से ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, उसने काफी तकलीफ दी है रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. चाइना के काफी एग्रेसिव प्राइसिंग और एक्सपोर्ट्स की वजह से काफी मैन्युफैक्चरर्स में प्रॉफिट का दिक्कत थी, काफी ग्रोथ की दिक्कत थी. हम जो देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से चाइना काफी एग्रेसिव हो रहा है डीकार्बोनाइजेशन की तरफ, पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ, प्लस इंडिविजुअल कंट्रीज भी काफी एंटी डंपिंग ड्यूटी करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कुछ फेयर प्ले देने का ट्राई कर रहा है. तो वो एक दूसरा सेगमेंट है जहां पे अगेन वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, बट वी बिलीव रिकवरी कुछ साल तक अच्छी रहेगी एज the Indian manufacturers gain market share in the rest of the world as China withdraws from that market. Outside that, I think काफी selective opportunities है. Cement एक sector हो गया जहाँ पे post monsoon generally recovery होता है, and given we are spending on infra, real estate is picking up. That's another area which is looking good. So तकरीबन अगर आप मुझे पूछेंगे तो काफी कम sectors है जहाँ पे
आउटलुक थोड़ा challenging है. Otherwise, most of the sectors, the outlook is improving from here as a globally we come out of the COVID, sort of a lockdown situation. ये मेरा सवाल आपको ना as somebody, as a practitioner of money management है, as a student of the market है, not exactly as a fund manager. और मैं चाहूंगा कि आप मुझसे अपने आंसर देते वक्त मतलब I'll put a caveat कि I don't want a stock name. What I want to understand from you is कि लास्ट 1.5-2 साल में जब हम बिजनेसेस को स्टडी कर रहे थे कि कोविड की अनफॉर्चुनेट इवेंट में किन लीडर्स ने, किन बिजनेस लीडर्स ने अपनी कंपनीज को, अपने ग्रुप्स को बहुत ही शानदार तरीके से नेविगेट किया, चाहे वो एफिशिएंसीज हो, इम्प्लीमेंटेशन और टेक्नोलॉजी हो या कॉस्ट कटिंग हो, मतलब कंसोलिडेशन हो, किस तरीके से नेविगेट किया. जैसे चंद्रा जी की बात आती है, टाटा ग्रुप को उन्होंने एक नए लेवल पे नेविगेट किया. इवन M&M ग्रुप की बात आ रही है, जैसे उन्होंने कैपिटल एलोकेशन कॉल ठीक करने की बात की. तो कौन से ऐसे बिजनेस लीडर्स हैं या ग्रुप के हेड्स हैं जिन्होंने, जो आपकी नजर में आए, द वे दे आर लीडिंग देयर बिजनेसेस और पॉलिसीज दे आर अडॉप्टिंग ऑन अ स्ट्रेटेजी लेवल, दिस विल नॉट बी एनी question on any stock performance? Sure. I think very good point, and this is not only about COVID time. I think before COVID time also, corporate governance एक improving trajectory की तरफ जा रहा है. जैसे जैसे हम developing world से developed world की तरफ जा रहे हैं, हमारा equity market काफी developed है. Our disclosures, हमारा annual report देखेंगे, वो भी very very high standards if I were to say. So while we are developing nation, our equity markets is very well developed, our securities market is very well developed, disclosures are very good, and to be very honest, as you rightly said, from the management perspective, their responsiveness to the shareholders, minority shareholders, that's also in the improving trajectory. So एक दो management की बात नहीं करूंगा, but काफी managements है which are continuously improving on the corporate governance. Nowadays हम जो एक ESG ranking भी आते हैं, and that ESG ranking includes environment, social and governance. जो आप बोल रहे हो governance, तीनों पार्ट को ध्यान देते हुए उसको एक रैंकिंग दिया जाता है. So I think that's one important part. But I think COVID की जो बात हो रही है, I think यहाँ पे it's an advantage listed companies, because in COVID time what was very difficult was to survive when your revenue dried up, or when you have to pay salaries to your employees, but you didn't have commensurate revenue or commensurate business. And that's where a lot of listed companies who had an access to capital, both equity capital as well as debt capital, even banking system under ECLGS provided capital to survive the first lockdown. So all in all, I think it also shows an advantage कि अगर आप listed company हो, तो आपको access to equity capital or debt capital is far better than if you are unlisted company. And to that extent, like to like बोल रहा हूँ मैं, to that extent, I think that's another advantage which helped most of the India Inc. to navigate through lockdown 1 and even the wave 2. So you're right. Kafi businesses have cut the cost, improved efficiencies, but at the same time, having access to capital was also a big positive for the listed space in India. Right. एक फॉलोअप क्वेश्चन, आप कैपेक्स और इंफ्रा थीम पर भी काफी बुलिश हैं. आप उनको, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज, बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम टॉप नॉच लार्ज कैप इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा नेम्स जो बेहमथ्स हैं, उसके बाद आप नीचे आइए तो थोड़ा एबीबी सीमेंट वैरायटी आ गई है, हनीवेल ऑटोमेशन वैरायटी, जो लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के इंफ्रा कैपेक्स में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं. फिर नीचे लेवल के बेयरिंग कंपनीज और स्मॉल एंड मीडियम इंजीनियरिंग वर्क्स के प्रोवाइडर्स हैं. आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में, और या फिर इंफ्रा रोड कंपनीज हैं? You're right. I think the last capex, बड़ा capex cycle जो इंडिया में हुआ was, almost between 2003 and it continued even post 2007 for a couple of years. But पिछले 10 साल से देखेंगे तो private sector capex actually is dried up a lot. While government infra expenditure continued to do well, the road projects, the railway projects, the metro projects, they have
वो सब चालू रहे. गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रा, बट व्हाट इज चेंज्ड रिसेंटली, हम पिछले 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट्स के बात करेंगे तो हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जब गाइडेंस देते हैं मैनेजमेंट, काफी मैनेजमेंट्स बोथ इन स्टील, सीमेंट, पावर, रिन्यूएबल पावर्स, PLI related, I think we have seen a lot of capex announced even in chemical sector. So काफी manufacturing में for the first time we are seeing across sectors काफी capex being announced, and that augurs very well for जो आप बोल रहे हो capex, capital goods sector हो गया, bearing sector हो गया, इनके लिए ये एक पॉजिटिव है. पहले तो utilization goes up, so a lot of these plants now, steel plants हो गया, cement plants हो गया, their utilizations are going up, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, डेट रिडक्शन काफी हो गया है. काफी स्टील कंपनीज ने सिग्निफिकेंटली डेट रिड्यूस किया. नाउ दिस इज अ परफेक्ट वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर लो, डेट कंपनीज में काफी कम है और उनका यूटिलाइजेशन वेरी हाई है. तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. मेरा मानना है केपेक्स साइकिल इन द प्राइवेट सेक्टर विल पिक अप फ्रॉम हियर. काफी अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं. जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस होते जाएंगे, इसका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होते जाएगा. And to that extent, that's a positive for infra and capital goods company. तकरीबन 10 साल से काफी लो लेवल पे जो capex cycle चल रहा है, and which was largely supported by infra, I think it will have a good growth for next at least couple of years, if not more, as India builds capacity to export not only in India for consumption, but even exports market में हम अपने मार्केट शेयर गेन करके वहां पे भी बिक्री कर सकते हैं. आनंद, एक चीज मेरे को और आपसे पता करनी थी. एक्चुअली क्या ना, हर जगह चेंजेस तो हो ही रहे हैं, जैसे सरकारी कंपनीज में भी. अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बैंकिंग थोड़े लैगार्ड रहे, बट हाँ वो आने वाले दिनों में बेहतर कर सकते हैं. ये सरकारी कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि ये भी तो बदल रहे हैं, अब इनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन कर रही है, और ये इतने क्रिटिकल हैं कि अगर कोयले की दाम थोड़े बढ़ जाएं तो सब कोल इंडिया ही देख रहे होते हैं. आई थिंक दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी PSU कंपनीज आर लीडर्स एंड दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ दिस इकोनॉमी पर से. आप BPCL, HPCL ले लो या NTPC या पावर ग्रिड ले लो, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल अपार्ट फ्रॉम कोल इंडिया, एज यू राइटली सेड. सो दीज आर ऑल वेरी लार्ज कंपनीज, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमी. पिछले कुछ सालों में थोड़ा प्रेशर ज्यादा था ऑन PSU स्टॉक्स फॉर द सिंपल रीजन कि काफी सप्लाई था. सो इन द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, because of that also एक typical investor interest in PSU stocks had reduced a lot, and that made it very attractive on valuation. So if you see पिछले 1 साल में 1.5 साल में PSU ETF ले लो या PSU sector के companies ले लो, they have given very good returns because they were very cheap on valuations. And obviously, as you rightly said, they are very critical. So they are also doing well on the fundamentals. Coal prices have improved, electricity is improved, and whatnot. So all the companies are doing very well on financials, and their valuations are very cheap. And in the combination of आपके valuations काफी attractive थे, plus fundamentals आपके strong थे, आप continuously execute कर रहे हो, आप profitability improve कर रहे हो, revenue improve कर रहे हो. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली PSU ना बात करते हुए इंडिविजुअल कंपनीज का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम जो भी बात कर रहे हैं, आपने पिछले कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग की भी बात की, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स विल डू वेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल हम मैक्रो की बात करते हैं, execution by management after the business management is also very important. So the individual managements of each company, each PSU company or private company is also very important. वो क्या कैपिटल एलोकेशन डिसीजन लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. whether they are diversifying in non-related business, whether they are going to continue in the same business, which is very important. पिछले काफी सालों में 20 सालों में the companies which have diversified outside their strength have actually destroyed the wealth.
and the companies which have continuously invested in their own strength, they kept on expanding capacity. आपको जो आता है वही चीज में आपने कैपेसिटी एक्सपांड करते गए. You have created a lot of wealth for shareholders. So I think apart from macro, it is very important that हम each company का एक research करें, उनका business analysis करें, उनके growth prospects देखें, but also management decisions on capital allocation, management strength to compete in the marketplace, their competency, all those are very important. And that is something which each, we have a very large research team. We have a 20-member research team. We have more than 30 members overall in the asset management business, which continuously evaluates that. So it's not easy anymore. काफी information available होता है, but to ability to read balance sheet, to ability to understand what is happening in global markets, ये सारा study करना बहुत जरूरी है. So equity investing is not easy anymore. काफी fast information spread होता है is an advantage, but also it means a lot of information needs to be analyzed, which is not easy for an individual to do. NSE से नाइका की लिस्टिंग है. नाइका का प्राइस जो है वो करीब करीब 2000 रुपए के आसपास सेटल हो रहा है 1125 के इशू प्राइस के कंपैरिजन में. और वो कटरीना कैफ आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नाइका के, और वो बात कर रहे हैं. तो ये एक बड़ी चीज है. कॉमर्स, ई कॉमर्स एक डिफरेंट टर्न ले रहा है हमारे कंट्री में. $50 बिलियन ग्लोबली कॉस्मेटिक कॉमर्स. देखिए प्री ओपन प्राइस भी आ गया 2018 के आसपास 900 रुपए के प्रीमियम के साथ 80% प्रीमियम टू इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हो रहा है. आनंद के पास वापस चलते हैं. हम आते जाते रहेंगे. नाइका का आज लिस्टिंग तो बहुत बड़ी खबर है पूरे दिन के लिए. आनंद, आपके जो पोर्टफोलियोज आप जो रन कर रहे हैं उसका 2 year forward, not 1 year forward, या if you can share 1 year forward also, earnings growth आपकी on a portfolio level, earnings growth क्या बता रही है? कितना earnings growth आप देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे 1 or 2 years forward, जो भी पोर्टफोलियोज आप रन करते हैं PMS AIF में? So I think this is a base year में आपको काफी दिक्कतें थी, and to that extent year on year एक साल के लिए तकरीबन ये साल in FY22 as well as partly in FY23 we will have good growth. I think growth 25% से भी ज्यादा हो सकता है. But the way we analyze और हमारी टीम में हम जो analyze करते हैं, तकरीबन 15 से 20% तक का earnings growth rate is the minimum, or is something which is we look for whenever we invest in company. Means कि अगर हमारा nominal GDP growth rate 10% से 12% के बीच में होगा depending on real growth rate and inflation, I think our research should help us identifying within the 10% growing GDP, can we identify sectors which are going to grow faster than that, and can we identify companies which will grow faster than the sector. So I think earnings growth rate in India was challenging. तकरीबन 2015 से लेके 2020 तक every year we used to start with a 15% earnings growth rate, but we used to settle much lower. But within that also there was small segment of the market which continued to do well. So broad market का earnings growth rate अगर 10 से 12% तक का होता है, I think we look for at least 300-400 basis points more through our research. आनंद, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल अजय ने रेस की थी कि देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट इज ओल्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज अ न्यू इकोनॉमी. आज न्यू इकोनॉमी के एक और कंपनी का लिस्टिंग हो रहा है, नाइका का. पेटीएम लिस्ट में है, जोमेटो आ चुका है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर बिल्कुल अलग है. हम पहली बार देख रहे हैं ऐसी कंपनीज को. बीइंग एज एन फंड मैनेजर, आप कितनी वेटेज देते हैं जो नई कंपनीज आई हैं? क्योंकि अगर आप वेटेज ज्यादा दे रहे हैं तो हम भी वेटेज ज्यादा देंगे, अगर आप वेटेज कम देंगे तो हम भी वेटेज कम देंगे. Sure. I think these are very interesting times. जैसे हमने very beginning of the interview में हमने डिस्कस किया था कि काफी अच्छी businesses भी होते हैं जो might be very expensive. And only time will tell whether these companies are expensive or no. But let me talk of business first. हमने बोला था पहले हम business और management की बात करेंगे. तो many of these businesses are actually
फर्स्ट टाइम दे आर क्रिएटिंग अ मार्केट. जोमेटो स्विगी हो गया, जो पहले फूड डिलीवरी एट होम वाज रेयर, अभी इट्स बिकम रूटीन. So they have created an entirely new market for restaurants. At the same time, it is a completely new service available to individuals like you and me. So जैसे ओला और उबर हो गया, जो पहले टैक्सी एट योर डोर स्टेप, दिस इज अ completely new service being created. टैक्सीज तो पहले भी थी और पैसेंजर्स पहले भी थे, but the way taxis and passengers interact with each other has been changed by this company. Similarly, Airbnb हो गया. So many of these companies are creating new market from the existing business, and Nykaa is one more example of that it is making available the branded cosmetics to the doorstep. So these are all exciting businesses, they're all new businesses. They have a service businesses in particular, so to that extent the return on equities generally will be very high, as they don't have to put up manufacturing plants and so on and so forth. So all in all, these businesses are good. Managements are, as you rightly said, new age business है. Management काफी technology का use करते हैं, and to that extent, again, no qualms with management also. So I think the understanding of valuations is a challenge both for the आम आदमी तो है ही, common investors के लिए it's very difficult, but even for fund managers like us, we continuously are evaluating and seeing how do we value these businesses, as many of these businesses will not have free cash flows, will not have earnings for next few years. As you rightly said, old economy business, the way we value, उसमें EPS होता है, उसमें cash flows होता है, उसको तकरीबन कुछ multiple हम देते हैं. The new age businesses are more dependent on growth of the market, and the free cash flows and earnings are 5 years, 7 years, at times 10 years out. So I think debate is not on business and management. The debate, if at all there is any, it's more on valuations. Right. All right. ये विजुअल्स आ रहे हैं टाइम्स नाउ समिट के, जो दिल्ली में हो रहा है. टाइम्स नेटवर्क का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोग्राम्स है, और वहाँ पे टॉप पॉलिसी मेकर्स और टॉप एडिटोरियल टीम ऑफ टाइम्स नाउ भी रहेंगी और डिस्कस करेंगी टॉप एजेंडा को, जो इस समय देश को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और हम उनके पर कट इन करके आपको टॉप व्यूज लाते रहेंगे. स्मृति ईरानी, मिस्टर गडकरी, अमित शाह जी जो मिनिस्टर हैं, हरदीप पुरी, वो सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी वहाँ पे शामिल रहेंगे. आनंद, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंजॉय चैटिंग विद यू. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला, एनालिसिस का सिलसिला और टॉप न्यूज मेकर्स जारी रहेगा. ईटी न्यूज़ संदेश पे कहीं मत जाइएगा. ये करीब 80% प्रीमियम पर लिस्टिंग के संकेत आ रहे हैं. 80% प्रीमियम जो HNI और रिटेल जिनको इस बार मौका लग गया ये मिलने का. देखिए KKR के हेड भी वहाँ पे खड़े हैं. वो ऑफ कोर्स फाल्गुनी नायक के हस्बैंड भी हैं, फैमिली है, फाल्गुनी नायक भी खड़ी हुई हैं. नायका का बहुत ही शानदार लोगो आपको नजर आ रहा है और बेल रिंगिंग की तैयारी चल रही है. 2000 रुपये पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है. बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड इसलिए भी है कंपनी क्योंकि ये ऑलरेडी एबिटा लेवल पे पॉजिटिव है कंपनी. ऑफ कोर्स ग्रोथ की बात कर रही है, और ये प्योरली ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, ये फिजिटल मॉडल है. इसके आपको बांद्रा में, दिल्ली में आपको इसके शोरूम्स भी दिखेंगे, और ये ऑफ कोर्स बाकी ब्रांड जो है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उनकी डॉटर भी वहाँ पे खड़ी है, विक्रम लिमाए हैं NSE के, और ऑफ कोर्स कैटरीना कैफ भी थी. एक ग्लैमर कोशेंट भी वहाँ पे काफी हाई है, प्रोडक्ट ही ऐसा है. डिम्पी, आप अपने फैमिली मेंबर्स को आपने ऑब्जर्व किया है क्या कॉस्मेटिक्स खरीदते हुए ऑनलाइन? मैंने अभी देखिए एक सडन सा सवाल जब पूजा से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हम तो अभी लास्ट 1.5-2 साल से तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं. जो एक बार हैबिट बन जाएगी तो मेरे हिसाब से थोड़ी स्टिकेबिलिटी भी होती है उसमें. हाँ डिम्पी? अजय, आप ये कैसे जान लेते हैं सारी चीजें? मेरे को तो बड़ी हैरानी है, क्योंकि आपने पूजा से वो सटीक सवाल वैसे ही पूछा, ऐसा ही ठीक मुझे से पूछा. हालांकि मैं आपको एक थोड़ा पर्सनल लेवल बता रहा हूँ. हमने कल परसों ही नायका के कुछ एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बुक किए हैं, और वो ऑनलाइन ही बुकिंग हुए हैं.
तो मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि आपको पता कैसे लग जाता है सारी चीजें, तो बहुत ही पर्सनल लेवल पे हमने बुकिंग की थी। बट एनीवे, नायका की लिस्टिंग शानदार है। राइट, देखिए बहुत ही शानदार लिस्टिंग। देखिए यही काम है जर्नलिस्ट का डिम्पी जी, फाइंड आउट करना कि बेसिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बहुत ही शानदार लिस्टिंग 2100 रुपए की तरफ जाते हुए 2080 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, 85% प्रीमियम। तो देखने वाली बात यह भी है कि इसमें फॉलोअप बाइंग कितनी आती है। सिर्फ लिस्टिंग तो खैर हो गई, काफी खुश लग रही है फैमिली मेंबर्स, बैंकर्स। एक बहुत बड़ा इशू था और इसको सेल करना आसान नहीं है, बट ऑफ कोर्स सक्सेसफुल लिस्टिंग। ये तो सिलसिला एनालिसिस का, और दूसरी कंपनी भी काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होंगी। अभी अभी खबर आई है कि दूसरी सिमिलर एक कंपनी यूनिकॉर्न भी बन गई है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। लेकिन हम ये डिस्कशन तो चलते ही रहेगा चैनल के ऊपर, और ये देश के लिए बड़ी बात है, नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं। लेकिन एक और बड़ी बात हुई है, और वो है सबको सरप्राइज किया है जिसने, द वे रियल एस्टेट वॉल्यूम्स हैव कम बैक। बहुत जबरदस्त रीबाउंड टॉप सिटीज में देखने को मिला है, और हमने बहुत सारे मैनेजमेंट से बात की रियल एस्टेट कंपनीज के यहीं पे शो पे, और लग नहीं रहा है कि ये मोमेंटम कुछ रुकने वाला है। बहुत ही बॉयंट स्टॉक मार्केट भी इसका एक तरह से कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि वेल्थ इफेक्ट होता है तो लोग अपनी कुछ इनकम वहां पार्क करते हैं। लेकिन मामला क्या चल रहा है, किस तरह के प्राइस पॉइंट्स में ज्यादा वॉल्यूम्स हैं, कहां पे क्या इंटेलिजेंस आ रही है। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल वॉइस जुड़ रही है, स्क्वायर यार्ड्स के सीएफओ पीयूष बोथरा। स्क्वायर यार्ड्स ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म है, एक एजेंसी है जो ये सारे ट्रेंड्स बहुत क्लोजली ट्रैक करती है, एंड दे आर डूइंग सम फिनोमिनल वर्क। मिस्टर बोथरा, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ग्रीन वॉल पीछे बहुत ही अच्छी लग रही है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज भी बहुत ग्रीन हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया। लोग बोल रहे हैं कि ये जो वेल्थ इफेक्ट है इसका भी इम्पैक्ट रियल एस्टेट वॉल्यूम्स को मिल रहा है, और एक जनरल टेंडेंसी बहुत अच्छे मूड की है। सॉलिड पे हाइक्स हो रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। आप बताइए कि दिवाली धनतेरस का जो मौसम गया है उस पर किस तरह का सर्ज देखने को मिला अक्रॉस टॉप सिटीज, कुछ डेटा शेयर करिए हमारे साथ। सो इनफैक्ट दिवाली धनतेरस, इनफैक्ट पूरा जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है, जो दशहरा नवरात्रि से स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा फेस्टिव सीजन बहुत ही अमेजिंग गया है रियल एस्टेट के लिए अक्रॉस सिटीज। एंड ऐसा आई वुड से कि सालों के बाद हुआ है अक्रॉस सिटीज जहां पे हमने ट्रेंड देखा है, नए लॉन्चेस आए हैं। ऑलमोस्ट नए लॉन्चेस हैव इंक्रीज, साल दर साल अगर हम बात करें तो लगभग 35 से 40% इंक्रीज है। एंड हर सिटी में नए लॉन्चेस हैं, और हर नए लॉन्च में काफी अच्छी सेल हुई है। सारे अच्छे डेवलपरों ने जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, काफी अच्छा अपटेक आया है। एक और जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड आया है, जो एक तरीके से कहूंगा कि पिछले 1.5-2 साल के ट्रेंड का थोड़ा सा रिवर्सल है। पिछले 1.5-2 साल से बड़ा फोकस जो था वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे था, कि 50-60 लाख या 40 लाख से नीचे के घरों पे। बट जो हम अभी देख रहे हैं पिछले 4 महीने से या पिछले 6 महीने से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ज्यादा, वो ट्रेंड है ज्यादा थोड़े स्लाइटली बड़े घर। तो 1 BHK की जगह 2 BHK, 2 BHK की जगह 3 BHK। तो लोगों का जो एक रिक्वायरमेंट है वो घर पे, ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से ये भी बढ़ा है कि हमें एक बड़ा घर चाहिए, एक ऐसा घर हो जहाँ पे आपके लिए एक अलग रूम हो, अगर आपको काम करना है ऑफिस का या बच्चे को अपने स्कूल की पढ़ाई करनी है तो एक अलग रूम। तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को आ रहा है हर जगह। पीयूष, इंटरेस्टिंग है जैसे आप भी बात बता रहे हैं, और हमने कुछ ना आपकी ही वेबसाइट से और अलग अलग रिपोर्ट से कुछ डाटा को निकाला, जिसमें ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ तो मुंबई में, फिर हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम और फिर नोएडा में। सिर्फ 4% की ग्रोथ नोएडा में रही है। ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा या फिर कोई सिटीज ऐसी हैं जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो एकदम से बदलाव होगा अब? नॉट जस्ट मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में काफी इंप्रूवमेंट है। हम जो 2 बड़ी सिटीज महाराष्ट्र की ट्रैक करते हैं, मुंबई और पुणे, दोनों जगह अच्छा ग्रोथ है नए लॉन्चेस में भी। आई थिंक सबसे बड़ा जो फायदा महाराष्ट्र में हुआ है, जो सरकार ने पिछले साल बेनिफिट दिया था स्टैंप ड्यूटी में,
उसकी वजह से एक प्रोसेस किक स्टार्ट हो गया है पूरे महाराष्ट्र में। तो वो एक काफी हेल्प मिली है, क्योंकि लोगों को जो फेंस सिटर्स थे उन्होंने धीरे धीरे खरीदने में आ गए, और जब कोई एक खरीदता है तो वो कहते हैं ना, जिस दुकान पे लाइन लगी हो तो सबको लगता है ये दुकान अच्छी है। तो जब एक बार मार्केट में वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है अक्रॉस, और वो बहुत क्लियरली दिख रही है पूरे महाराष्ट्र के की मार्केट्स में। जो दूसरा स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो प्रॉब्ली इस क्वार्टर में लॉन्चेस में उतना स्ट्रांगली नहीं आया, बट डेफिनेटली बम्प अप आएगा, वो है बैंगलोर। इनफैक्ट बैंगलोर हैज जो हमारा ट्रेंड दिखा रहा है, जो बड़े घर की रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा बैंगलोर में आई है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप का बूम है, जो टेक का बूम है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मतलब मोर देन 4000 स्क्वायर फीट के घरों की मैक्सिमम डिमांड जो देख रहे हैं हम, वो बैंगलोर में देख रहे हैं। तो बैंगलोर एज अ सिटी वी डेफिनेटली हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा करेगी इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वॉल्यूम्स। और जो आपने पॉइंट आउट किया जैसे नोएडा है, नोएडा में भी तो हमारा मानना है इशू डिमांड का कहीं पे भी नहीं है, डिमांड हर जगह है, सप्लाई का ही इशू है। नोएडा एज अ मार्केट अनफॉर्चुनेटली उतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है। बहुत सारे केसेस भी ऐसे रहे हैं जहां पे डिलीवरीज नहीं हुई है, डेवलपर्स ने डिफॉल्ट किए हैं, और उनमें अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नाम जो है वो नोएडा में है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकन है। पर जब जब कोई अच्छा डेवलपर वहां प्रोजेक्ट लेके आता है जिन पे कॉन्फिडेंस है लोगों को, तो प्रोजेक्ट्स में हम वॉल्यूम्स देखते हैं इवन इन नोएडा। पीयूष, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई एम टोल्ड कि एक और आपके पास डेटा पॉइंट आता है इंक्वायरीज विद टाइम होराइजन। आप ये एक डेटा पॉइंट ऐसा हो कि आप जब पूछते हैं अपने कस्टमर्स से या प्रोस्पेक्टिव बायर्स से डेटा अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने वेबसाइट पे, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन एग्जैक्टली आर यू वांटिंग टू परचेज योर प्रॉपर्टी, 6 months अहेड, 1 year अहेड, और वहां पे किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं, इससे ये मालूम चलता है कि वॉल्यूम्स क्या सस्टेन करेंगे यहां से भी, कि हो सकता है कि एक बड़ा सर्ज आए उसके बाद प्लेटो हो जाए। तो आपको क्या आपका क्या रीडिंग है? आपको लगता है कि नेक्स्ट 6, 8 months, 12 months ये जो बॉयंसी है, इफ नॉट एग्जैक्टली इन द सेम लेवल, बट बॉयंसी लार्जली कंटिन्यू करेगी? तो हमारी जो रीडिंग है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट ट्रेंड, एक लॉन्गर टाइम होराइजन पे भी देख रहे हैं, प्लस जो हम जैसा आपने बताया कि हम ये भी चेक करते हैं कि आप आज खरीदने वाले हैं या आप 6 महीने में देख रहे हैं या 12 महीने में देख रहे हैं। तो जो हमारा ओवरऑल व्यू है, जो हमें लग रहा है कि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज है, ये शॉर्ट टर्म ब्लिप नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे पिछले 2 या 3 साल में कई बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब कोई एक सिटी ने अच्छा किया है, क्योंकि वहां कोई कुछ डिफरेंट हुआ है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का या कोई रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस हुए हैं, उसके वजह से एक सिटी या एक पॉकेट इन अ सिटी अच्छा हुआ है। ये मैं आपको कहूंगा पिछले 7 साल में ये पहली बार हुआ है कि अक्रॉस सिटीज आप लॉन्चेस देख रहे हो, अक्रॉस सिटीज आप ग्रोथ देख रहे हो, अक्रॉस सिटीज वॉल्यूम्स हो रही हैं। तो ये हमें लगता है ये ज्यादा सस्टेन्ड मोमेंटम है, क्योंकि ना सिर्फ नए घरों में, इनफैक्ट रीसेल में भी वी आर सीइंग लॉट मोर ट्रैक्शन जो आ रहा है। पीयूष, बहुत सारे रीजन जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे ना, तब पता ये लगा कि ब्याज दरें कम है, इसलिए लोगों को घरों की जरूरत पड़ी वर्क फ्रॉम होम के लिए, इसलिए डेवलपर्स आ गया, रेरा हो गया, सब कुछ हो गया। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी कब तक रहेगी? अगले 2-3 साल, 4 साल रहेगी? क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, 2008 से लेकर 2011-12 तक ऐसा लगा कि बिल्कुल ही एकदम से तेजी आएगी, फिर बाद में स्लो डाउन हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग महंगे घर ले रहे हैं? घर तो ले रहे हैं, जरूरत भी है, बट महंगे ना ले रहे हैं। इनफैक्ट वैसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लंबा, अगर मैं एक आपको मैथ्स थोड़ी सी बताऊं यहाँ पे, 2012 से लेके जैसे आपने कहा रफली मार्केट में वॉल्यूम्स भी गिरे और प्राइसेस भी लगभग बढ़े नहीं। 2012 से लेके अगर हम 2012-13 से स्टार्ट करके अगर हम 2021 की बात करें, तो लोगों की सैलरीज और डिस्पोजेबल इनकम जो है, अगर मैं इन्फ्लेशनरी रेट के हिसाब से भी देखूं, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है उस टाइम से। हाउएवर
प्राइसेस जो हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस, वो नहीं चेंज हुए खास। बहुत ज्यादा हुआ है तो ओवर दीज 7-8 ईयर्स किसी किसी पॉकेट्स में 25% बढ़े हैं 8 साल में, बट उससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं है ग्रोथ। और सेकेंडली जो इंटरेस्ट राइट, देखिए अमित शाह जी वॉक कर रहे हैं हमारे टाइम्स नाउ समिट के वेन्यू में, एंड उनको एक फूलों का गुलदस्ता भी दिया है। नाविका ने, हमारे सीनियर एडिटर मिहिर भी वहां पे नजर आ रहे हैं, और MK आनंद भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो नेटवर्क के CEO हैं। उनको वेलकम करते हुए देखिए सिक्योरिटी के साथ वो वॉक इन कर रहे हैं। टाइम्स नाउ समिट जो दिल्ली में हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा सेटिंग इवेंट होता है, टाइम्स ग्रुप का एनुअल इवेंट। टाइम्स नाउ समिट 2021 में बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज सिक्योरिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और भी जो कंट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो सारे पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करने चाहिए इस समय, और सिटीजन्स को ध्यान में रखने चाहिए, उन सब पे बातचीत होता है। देखिए नाविका बोलना भी स्टार्ट कर रही है, और बहुत ही शॉर्टली हम उन कमेंट्री को सुनेंगे भी, जो अमित शाह जी से आएगी, हमारे CEO से भी आएंगे। आइए सुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि सारी दुनिया भर की मीटिंग्स आज में ही समा गई हैं, लेकिन आपने फिर भी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मिस्टर MK आनंद हमारे साथ हैं, और मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि आज माननीय गृह मंत्री जी के वेलकम एड्रेस में कुछ शब्द कहें। Thank you, Navika. Honorable Home Minister Sri Amit Shah, and all esteemed guests here, good morning and heartiest welcome from Times Network. For well over a decade and a half, Times Network has pioneered efforts in developing informed opinion amongst India's influencers, and proudly been at the forefront of every landmark in the growth of the nation in these crucial years. Our first offering in India's leading English news channel, Times Now, may have been your port of call through some of the most defining moments in recent history. In 75 years of independence, India has taken long strides on all fronts of human development, infrastructure, technological advancement, etc. We truly have achieved a lot in building a vibrant nation and society in spite of many odds and challenges. We now find ourselves at a cusp of transformative change. Political, geopolitical and economic and social dynamics are shifting very, very fast. Our burgeoning population is now on the verge of realizing aspirations that they've had for decades. The last 2 years have been a kind of forced pause that helped us rethink, review options and reset our game plan. Completing 75 years seemed to be the right time to contemplate what we can be at 100. Considering the tantalizing options and possibilities, the next 25 years look like it can make all the difference. Raising the human condition of our population and getting our poorest to global average is a worthy and achievable goal. And when that involves 1/6 of the world's population, we are looking at making a difference to not just our nation, but to the human population at large. We are, as we speak, a revolution in action, and we are happy that at this juncture we have leadership of the nature that the country currently has under the Honorable Prime Minister and the Home Minister and the other leading dignitaries who lead the nation. To further this critical agenda of nation building and developing a comprehensive action plan for India's future, Times Network welcomes you all to the second edition of Times Now Summit. Over the next 2 days, we look forward to celebrating India at 75 while shaping India at 100. Policymakers, strategists and influencers who are accountable for India's future are converging here to celebrate the achievements so far, take stock and unearth directions the nation will take in the future. With a sharp focus on geopolitics and economics, India's trade strategy, path to a mega economy, evolving regional security strategy, international relations, opportunities in the Indo-Pacific theater, emergence as a vaccine engine, and the space race, all juxtaposed against the ever-changing dynamics of Indian politics. Every element that will have a telling effect on our future, and all will be discussed here. True to our band statement, we will strive to ensure that action begins here.
Over the next 2 days, expect an immersive experience which gives you the leverage of knowledge and vision coming from several luminaries from India and abroad. We promise that you will go away from here with better vision and keener insights. Once again, I welcome you all to Times Now Summit. Thank you. M.K. आनंद जी और माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट ये बताना चाहती हूँ कि पिछले साल फरवरी में हमने टाइम्स नाउ समिट का आगाज किया था। कंक्लूडिंग सेशन आपके साथ था। हमने तब बहुत सारी बातें की थी और आज उसके बीच में कोविड का दौर रहा और पब्लिक फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चला गया। हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और आज जब सेकंड एडिशन ऑफ टाइम्स नाउ समिट हुआ है तो आज इनॉग्रल सेशन पर आप हमारे साथ हैं। हमारे लिए ये बहुत आभार भी आपका और हमारे लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है। देश की स्वतंत्रता को 75 साल हो गए हैं। 75 साल में हमने बहुत नई मंजिलें तय की हैं, लेकिन टाइम्स नाउ, टाइम्स नेटवर्क हमेशा नई मंजिलें तलाशता है और उनको अपना गोल बनाकर आगे बढ़ता है। और इस समिट के दौरान हम अगले 25 साल में भारत का क्या रोल रहेगा इसकी भी बात करेंगे और टाइम्स नेटवर्क में क्या क्या होने वाला है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सब बातें हों, मैं आपको आमंत्रित करूंगी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम अगर लैंप जलाकर आगाज करें। मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी टाइम्स इन्फ्लुएंस के एडिटर मिहिर भट्ट और टाइम्स नाउ के एडिटर राहुल शिवशंकर को स्टेज पर। आइए दीप प्रज्वलित करते हैं और शुभारंभ करते हैं इस जर्नी का। अब मैं M.K. आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय गृह मंत्री का शॉल देकर स्वागत करें। और ये अब बस 1 मिनट और लूंगी आपका माननीय गृह मंत्री जी। हम एक और नया कदम ले रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, और टाइम्स नाउ नव भारत आपके कर कमलों से हम लॉन्च करना चाहते हैं, जो एक हिंदी चैनल है। अब तक इंग्लिश में टाइम्स नाउ आपने देखा है। मैं M.K. आनंद जी, अगर आप 2 शब्द कह दें टाइम्स नाउ नव भारत। जी, अंग्रेजी में नंबर 1 रहने के बाद अभी हम हिंदी में आए हैं। अगस्त में हमने टाइम्स नाउ नव भारत HD चैनल लॉन्च किए हैं। अभी उसके बाद ET नाउ स्वदेश भी आया था अक्टूबर में। दोनों चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अभी हम जनवरी में हिंदी चैनल को HD में ला रहे हैं, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों को ये चैनल हम पहुंचाने की हमारा संकल्प है और इसी लॉन्च का अनाउंसमेंट हम इनके हाथों करना चाहते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नव भारत HD लॉन्च हुआ। आज नई शुरुआत करी, इसलिए पूरे टाइम्स नाउ ग्रुप को
नाविका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से टाइम्स ग्रुप पत्रकारिता में इसका एक इतिहास है, इसमें भी आगे बढ़े, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। मैं जानती हूं कैबिनेट मीटिंग है और इसमें देर नहीं हो सकती, आपको जाना है जल्दी, लेकिन आप अपने इतने ज्यादा बिजी कार्यक्रम से इतने समय को हमारे साथ यहां आकर हमें एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए कि हम हिंदी के फील्ड में आ रहे हैं और बड़ी तरीके से लोगों तक हम भारत की बात ले जा रहे हैं और भारत को बदलने की और नव भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो प्रोत्साहन आपने दिया है और आज टाइम्स नेटवर्क की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ये था टाइम्स नाउ समिट का उद्घाटन। आजादी के 75 इयर्स हो चुके हैं। कौन से बड़े मुद्दे देश को इस समय फेस कर रहा है देश, और क्या होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग, उन सब पे चर्चा होम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एम.के. आनंद ने भी बताया कि ईटी नाउ स्वदेश और टाइम्स नाउ नव भारत का भी उद्घाटन हो चुका है और दोनों ही चैनल बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अमित शाह जी इस समय जाते हुए हम नेक्स्ट 2 दिन में बहुत सारे बड़े बड़े लुमिनरीज आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, टॉप कंपनीज आते रहेंगे और हम उनके पास जाएंगे व्यूज लेने के लिए कि कंपनीज में क्या हो रहा है, सेक्टर्स में क्या हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स, पीयूष गोयल जी ने इतनी सारी कमेंट्री दी है कैसे वो टेक्सटाइल को बूस्ट करना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने जब से वो आए हैं उन्होंने ट्रेन एरिया में, रेलवेज में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव शुरू कर दिए। तो ये सारी कवरेज नेक्स्ट 2 दिन तक जारी रहेगा। बाजार मीनवाइल नीचे के लेवल से काफी इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर हमने आज सुबह ब्रेक की थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इतना कुछ हो रहा है। टीपीजी टाटा मोटर्स की डील से शुरुआत हुई थी, उसके बाद टीवीएस मोटर्स की भी चर्चाएं आई, हालांकि उन्होंने रिफ्यूट किया, लेकिन उनका भी काफी काम चल रहा है ईवी की तरफ, ये बात तो सब जानते ही हैं। बजाज ऑटो भी उस एरिया में काफी बात कर रही है और कुछ टाइम पहले राजीव बजाज जी की कमेंट्री भी आई थी कि आप हमको हल्के मत लीजिए और काफी काम चल रहा है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से बताने के लिए कि उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में क्या क्या प्लान्स हैं और किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है। उत्कर्ष, देखिए, जब राजीव बजाज ने कहा था कि उनको हल्के में ना लिया जाए तो उनके पास पुख्ता प्लान्स हैं इस समय जिनकी वजह से उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यही हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों के द्वारा कि कंपनी आकुर्डी में जो प्लांट डालने जा रही है उसकी कैपेसिटी 3 लाख पर एनम है। और जब आप 3 लाख पर एनम की कैपेसिटी डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी केवल चेतक बेचेगी, इसका अर्थ ये है, और सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कंपनी चेतक के बाद एक और प्रोडक्ट अगले साल लाने वाली है। मोटरसाइकिल होगी या स्कूटर होगा इसके बारे में हमें नहीं पता अभी, लेकिन एक और प्रोडक्ट बजाज की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आएगा। उसके बाद इस समय जो कंपनी का चेतक है उसमें जो मोटर लगी है, उसमें जो चार्जर लगा है वो बॉश से आता है। कंपनी इन खर्चों को काटना चाहती है और इसीलिए कंपनी ने अपनी R&D में अपना खुद का मोटर और अपने खुद के चार्जर को डिजाइन कर लिया है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ना, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोटर, बैटरी, चार्जर। अब बैटरी तो इस समय जो बैटरी सेल्स है स्पेशली वो तो बाहर से ही आते हैं, लेकिन जो मोटर है, जो चार्जर है, ये सारी जो चीजें हैं अब बजाज खुद बनाने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उनको ARAI सर्टिफिकेशन आ जाएगा और कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइसेस में, जो मार्जिन में उनको फायदा मिलेगा चेतक के, जो प्राइस काफी आगे है वो कम भी हो सकते हैं और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो काफी कम दाम पे लॉन्च हो सकते हैं। जो एज जिसकी भावेश अग्रवाल लगातार बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, वो बजाज ऑटो को मिलेगी। और इन सब के साथ साथ कंपनी फंड रेज के बारे में सोच रही है। अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कंपनी ईवी यूनिट के लिए पैसा जुटाने को देख सकती है और वो एक्सप्लोर कर रही है अभी कई सारे पीई ऑप्शंस। तो ये बजाज ऑटो को लेकर उत्कर्ष एक अहम खबर हमको देते हुए, और ई व्हीकल्स की होड़ सी लग गई है सभी कंपनीज में से। अजय भी बता रहे थे कि सब लोग यही बयान दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है।
खैर अच्छी बात है, देश की तरक्की भी है इसमें। मेरे साथ राजेश पलविया भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हिमांशु गुप्ता भी हैं। राजेश सर, एक ट्रेड आपकी तरफ से अभी आपको देना चाहते हैं, कोई सौदा? तो डिम्पी जी देखिए, लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और जिस तरीके से रिकवरी बनी है उसमें जो सेक्टर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है वो एक सीमेंट सेक्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते दिख रहा है, और इंडेक्स को जो सपोर्ट देते हुए दिख रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक यहाँ पे इंडेक्स को सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। तो जो सीमेंट स्पेस से हमें यहाँ पे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो इंडिया सीमेंट का है। इंडिया सीमेंट में यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 233 के आसपास अभी इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके से 232-33 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये स्टॉक में आगे आने वाले समय में हमें 250-260 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए लग रही है। ट्रेडिंग के टारगेट होंगे 245 तक के, पोजिशनल टारगेट होंगे 260-270 तक के। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इसको बाय करने के लिए 222 के आसपास, और रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी है, अभी ये 2525 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द डे 2580-2590 तक की अपसाइड दिखा सकता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी बाय करेंगे हम 2490 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, आपने एक तो इंडिया सीमेंट को जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इससे पहले वाली कॉल थी आपकी अशोक लीलैंड, आरबीएल बैंक और जिंदल स्टील शॉर्ट था। हिमांशु, एक ट्रेड आपसे, आपने पहले बीएमएल दिया था, भारत फोर्ज दिया था, मुथूट फाइनेंस दिया था। कोई सौदा भी आप जोड़ना चाहते हैं, कोई और ऐसा ट्रेड? और आपको ट्रस्ट है ना आज की निफ्टी पर? अभी 17,900 बचा हुआ है सर, एक बार भी तोड़ा नहीं है। जी हाँ डीपी जी, लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक बार अच्छा सपोर्ट बाजार ने लिया है, स्पेशली जिस तरह की सपोर्ट रिलायंस से आते हुए नजर आई है, जो हमने ओपनिंग कमेंट्री में भी डिस्कस किया था। और दूसरी अच्छी बात डीपी जी है कि जिस तरह से निफ्टी बैंक ने 38,800 पर जो कि एक वेल डिफाइंड सपोर्ट जोन था, वहां से सपोर्ट लिया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इन तमाम बैंक से यहाँ पर सपोर्ट आते हुए नजर आ रही है। तो लेट्स होप कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आ सकती है, और 39,300, 39,500 तक रिकवरी निफ्टी बैंक में, और 18,040, 18,050 तक का लेवल निफ्टी में आपको आज शायद देखने को मिल सकता है। एक ट्रेड में यहाँ पर देना चाहूंगा, वो रहेगा इंडियन होटल। ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे यहाँ पर आज काफी अच्छा लग रहा है डिम्पी जी। देखिए, हमने देखा कि इस सेगमेंट के स्टॉक्स आज काफी अच्छा कर रहे हैं। डेल्टा कॉर्प में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। इंडियन होटल में भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कल ईओडी का डेटा था कि यहाँ पर 230 के कॉल राइटर्स में अनवाइंडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी, और आज जिस तरह का ओआई एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर और हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। 232-234 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इंडियन होटल खरीदारी करने की सलाह है। 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ये मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी रिकवरी आते हुए नजर आएगी। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब अजय होते हैं ना हमारे साथ, तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय होती है, आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने देते, चाहे वो खबर हो, चाहे वो समिट हो, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, सब कुछ अजय जरूर अपने साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, ये चेक एंड बैलेंस करने के लिए। एक्चुअली हम कहना थोड़ा भावनाओं में बह के ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा कॉल्स में जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा है, आपके साथ फिर से मौका मिलेगा आज क्लोजिंग शो करने का। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, अगला शो होगा, कॉलर शो होगा, जिसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।